बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिनाद और मैं हूं अलीनिक सैयद। उम्मीद है आपका वीकेंड बहुत अच्छे से गुजरा होगा। हमारा भी बहुत अच्छा गुजरा है। खासकर लाहौर की बात करें तो बूंदाबांदी होती रही और हफ्ता इतवार दोनों दिन हमने उसके मजे लिए। इस वक्त भी बूंदाबांदी जारी है लाहौर में और बहुत मौसम सुहाना है। भी था मौसम क्योंकि सुहाना है, लेकिन पूरा पाकिस्तान बिल्कुल कुछ लोगों के लिए जिनके लिए जहमत बना हुआ है और डूबा हुआ है। कह सकते हैं कि बड़े बड़े शहर, कराची जैसा बड़ा शहर जहाँ पे अभी भी पानी नहीं निकाला जा सका है, और इसके अलावा जो मानसून का 8वां स्पेल है, हमें 7वां लग रहा था कि धुएंधार है, लेकिन ये तो 8वां स्पेल जो है ये धुएंधार निकला है और इसके हवाले से इनिंग्स जो है इसकी जारी है और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इसकी वजह से मूसलाधार बारिशें हैं और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बिल्कुल, और यही दुआ गो हैं हम कि जिन लोगों के लिए ये अब्र रहमत जहमत बना हुआ है, जल्द अज जल्द उनकी मुश्किलात में आसानी आए। गजर की बात करें, तालीदास में ग्लेशियर फटने से पूरा गांव जद में आ गया था, जहां इमदादी कार्रवाइयां जोर शोर से जारी हैं और तालीदास में 300 से ज्यादा अफराद हैं बेघर हो गए हैं और 55 घर सफाई हस्ती से ही मिट गए हैं। मसनूई झील बनने से बालाई इलाकों के लिए सड़क बंद है, आबादी को मुश्किलात का सामना है। और दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में फ्लैश फ्लड और अर्बन फ्लडिंग अलर्ट जारी कर दिया गया है। चित्राल, दीर, सवात, शांगला, बुनेर, मानसहरा और एबटाबाद मुतासर हो सकते हैं। भिंबड़ नाले में ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेले से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है और नारायण झील रोड पर फंसे सयाहों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है। उधर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 300 इंसानी जाने बचाने वाले गिलगित बल्तिस्तान के हीरोज को इस्लामाबाद में मदऊ कर लिया है। वसीयत खान अंसार और मोहम्मद खान को वजीर आजम शहबाज शरीफ खसूसी इनामात से नवाजेंगे और ये तीनों अफराद मकामी आबादियों को गिलाफ के खतरे से बर वक्त आगाह करते हुए बड़े साने को टालने में कामयाब रहे हैं। वजीर आजम ने अपने पैगाम में कहा है कि वसीयत अंसार मोहम्मद खान कौम के हीरोज हैं और उन्होंने फर्ज शनासी और इसार की अजीम मिसाल कायम की है। पूरी कौम को उन पर फख्र है। दूसरी जानिब जनाब पंजाब की अगर बात करें तो वहाँ भी सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। भारत का छोड़ा पानी पाकिस्तान में अब तबाही मचाने लगा है। पंजाब के दरिया और नदी नाले बिफर गए हैं। नाला डेक में जफरवाल के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है और गांव सकरोड़ के करीब हिफाजती बंद टूटने से दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। दरिया सतलुज में कसूर के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद हो गई है और दरिया के करीब दर्जनों देहात को सैलाबी रैलों ने अपनी लपेट में ले लिया है। जनूबी पंजाब में दरिया सिंध और सतलुज की लहरों ने जिंदगी खौफजदा कर दी है। तौसा शरीफ की बात करें तो वहाँ भी सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मजीद जो सारी सूरत हाल बनी हुई है, खासतौर पर जो गिलगित बल्तिस्तान की, उस पर बात करते हैं। शाह कमर हमारे नुमाइंदे गिलगित बल्तिस्तान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शाह कमर, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम, शुक्र है मैम अल्लाह का। अच्छा ये बताइएगा कि गिलगित में ओवरऑल अभी क्या सिचुएशन है? रात गए भी फैजाबाद में तेज़ बारिश हुई है, काफ़ी ज़्यादा घरों को भी नुकसान हुआ है, क्या तफसीलात हैं क्या आपके पास इस वक्त? जी, गुज़िश्ता दिनों से गिलगित बल्तिस्तान जो कि सैलाब की जद में है, गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में सैलाब ने तबाही मचा दी है, जिसमें तालीदास है, टाइन है, यासीन में थुई तपस का एक गाँव है जहाँ पे बहुत सारा नुकसान हुआ है। और कल भी जो मौसम की वजह से बारिश हुई जिसकी वजह से गिलगित की जो नशीबी इलाका है, छिलमिश डास जिसे कहा जाता है, फैजाबाद भी कहा जाता है, वहाँ भी सैलाब ने तबाही मचा दी है। तालीदास की जहाँ तक बात की जाए, वहाँ पे 300 से जायद जो लोग हैं वो बेघर हो चुके हैं। 50 से जायद जो मकान है वो सफाई हस्ती से ही मिल गए हैं। उसके अलावा जो 50 से जायद हैं जिनको जिसमी नुकसान पहुँचा है। इसी तरह यासीन में भी सैलाब की तबाही मचा दी है। वहाँ भी 15 जो घर है वो तबाह हो चुके हैं। दुई यासीन दपस का ये इलाका है, वहाँ पे भी सैलाब ने तबाही मचा दी है। जी बिल्कुल। शाह कमर, बताइएगा इमदादी कार्रवाइयाँ कहाँ तक पहुँची हैं और क्या जो खुराक की फराहमी है उसको यकीनी बनाया जा रहा है? जी, इमदादी कार्रवाइयों की बात की जाए तो पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। पाक फौज, गिलगित बल्तिस्तान स्काउट रेस्क्यू 1122, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया और जो मकामी एनजीओज भी हैं, जिसमें खान एजेंसी फॉर हैबिटेट है, अल खिदमत फाउंडेशन है, वो इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। ठीक है, इसके अलावा शाह कमर ये भी बताइएगा कि कहीं पर अभी सर्च ऑपरेशंस भी जारी हैं, रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस तो जारी हैं, क्या कोई ऐसी जगह भी है जहां पर अभी सर्च ऑपरेशंस भी जारी हैं? नहीं मैम, सर्च ऑपरेशन की जहाँ तक बात की जाए, जहाँ जहाँ कैजुअलिटीज हो गई थी वो सारे यहाँ पे रिकवर हो चुके हैं। सर्च ऑपरेशन इस सच गिलगित बल्तिस्तान में कहीं पे नहीं है, लेकिन इमदादी कार्रवाइयाँ जो है वो जारी हैं। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान साहब ने भी
कल जो सैलाब से मुतासरा इलाके हैं रोशन तालीदास है वहाँ का उसने खुद विजिट किया है और इमदादी जो कार्रवाइयाँ हैं उनको तेज करने की हिदायत की है। बिल्कुल शाह कमर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने तफसीलात से आ गए। इस वक्त महर साहबजाद खान डीजी महकमा मौसमियात हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया महर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह के करम में जनाब। आप सुना कैसी तबीयत है? बिल्कुल ठीक ठाक। महर साहब, सबसे पहले तो एक शिकवा जो गवर्नर सिंध की जानिब से किया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि 90 साल में इतनी बारिश अगस्त के महीने में नहीं हुई कराची में, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से पेश गोई की गई थी कि अब जो है 19 अगस्त के बाद जो है ये स्पेल है वो कमज़ोर होगा और बारिशें कम होंगी। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल जी, देखें बारिश जो है, बारिश तो हुई है 2022 में, काफी ज्यादा बारिश हुई है। कराची में बारिश होती रहती है। हम नहीं कहते कि गवर्नमेंट जो कहती है वो ठीक कहती है। अगर वो कहते हैं कि जो नहीं हुई तो हम उनकी बात मान लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये कि फोरकास्ट है, अभी भी बारिशों की फोरकास्ट है, वो भी फोरकास्ट थी। अच्छा। लेकिन देखें बात का तो होता ये है कि जी ये सिस्टम जो होता है ना, हवा में मुल्क होता है, कोई भी बारिशों का सिस्टम होता है, तो वो ये हालात बाज का ऐसे भी बन जाते हैं कि जनाब अली बारिशें ज्यादा भी हो जाती है। मानसून की बारिश का यही ट्रेंड होता है कि ये आप देखें जी, एक जगह पे थोड़ी बारिश है, एक जगह पे ज्यादा बारिश है। तो वो ये तो चलता रहता है मानसून की बारिशों में कि जी जैसे कुछ इलाकों में जैसे आजकल आप कहते हैं कि जी क्लाउड बस्ट हो गया, तो कोई ऐसा फिनोमेना बन जाता है जहाँ पे बारिश ज्यादा होगी और वो एकदम ज्यादा बारिश बरसती। ठीक है। अच्छा महर साहब, ये भी जरा बताइएगा कि ये जो अब वाला स्पेल है, जो 8वां स्पेल है, ये कब तक जारी रहेगा और क्या ये जो इससे पिछला स्पेल था उससे ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है? देखिए बारिश जो है वो बिल्कुल आपने देखा होगा, अभी बारिश इसलिए भी ज्यादा खतरनाक हो रही है कि आपकी जमीन सैचुरेट हो गई है, यानी वो जितना पानी जज़ब करना था, अब जितना भी पानी होता है वो जमीन के ऊपर आके नदी नालों में बहता है, ज्यादा फ्लडिंग का बायस बनता है। तो ये स्पेल लग तो रहा है कि ये इसमें खतरनाक, तो मैंने ये कहूंगा कि जी अगर तो बारे इंतजाम है तो मैं इसको खतरनाक नहीं कहूंगा। तो ये है कि जी ज्यादा बारिशें लग रही हैं। बिल्कुल। तो महर साहब 2022 में ज्यादा बारिशें हुई थी या 2025 में इस वक्त ज्यादा बारिशें? 2022 में बहुत ज्यादा बारिशें थी। अच्छा। 2022 जो था ना वो हमारा जो था ना वो आप एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है जी। उस वक्त बारिशें, उस वक्त तो इतनी ज्यादा बारिशें थी कि सिंध के कुछ इलाके, अंदरूनी सिंध के इलाके जो है ना, वहाँ पे जो एवरेज थी वो बहुत कम थी और पता नहीं कई गुना ज्यादा बारिश हुई। ठीक है। अच्छा महर साहब, ये भी बताइएगा कि अभी आपने बताया जो अभी फिर से प्रेडिक्शन है और अगर इंतजामात बेहतर हों तो फिर आप इसको खतरनाक नहीं कहेंगे जो 8वां स्पेल है उसको, तो ये बताइएगा खुसूसी तौर पर किन किन इलाकों को ये सिस्टम मुतासिर करेगा और कराची क्या इससे एक बार फिर से मुतासिर हो सकता है और क्या एक्सपेक्टेड है, कितनी ज्यादा बारिश हो सकती है? देखें ये सिलसिला जो है ना, आजकल हमारे अपर एरियाज, मैदानी इलाके जो है वहाँ पे बारिश हुई है। कश्मीर में भी आपने देखा होगा कि बारिश हुई है, जिस वजह से इंडिया ने कल इतला दी थी कि हमने पानी दरिया तवी में छोड़ा है। तो उसके बाद ये गिलगित बल्तिस्तान के भी कुछ इलाके हैं, हमारे KPK के भी कुछ इलाके हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता सिलसिला जो है ये नीचे की तरफ, जनूब की तरफ आ रहा है, यानी क्वेटा वगैरह तक, क्वेटा ज़ियारत इधर तक बारिश हुई है। फिर ये खुशदार या ये बलूचिस्तान के इलाके जो है, साहिली पट्टी, वहाँ पे भी। तो अभी ये सिलसिला जो है ये थोड़ा सा इधर से होके फिर सिंध के इलाके तो जो है वो लग रहा है कि वहाँ पे दोबारा जो है ना वो बारिश, कराची समेत वहाँ पे दोबारा बारिश होगी। अच्छा महर साहब, ये जो सिंध और जनूबी पंजाब ये सबसे ज्यादा मुतासर थे 2022 में, और अब हम देख रहे हैं कि इसका फैलाव पूरे मुल्क में है और खासकर खैबर पख्तूनख्वा इसकी जद में है, तो ये तब्दीली, ये रुझान कैसा देख रहे हैं आप? देखिए वैसे तो नॉर्मली जो है ना पहले ट्रेंड जो बारिश मानसून की बारिशों का होता था वो हमारे KPK में ज्यादा होता था, लेकिन उस वक्त थोड़ा सा आप कह लें कि जैसे जो भी है एनक्रोचमेंट कम होती होगी, जैसे लोग होटल दरिया के अंदर बना लेते हैं, तो उस वक्त भी दरिया बहते थे। लेकिन चूंकि उस वक्त अब लोगों ने इंक्रोचमेंट करके अब दरियाओं को तो नदी में तब्दील कर दिया, दरिया तो नहीं रहे ना, यानी जिसका दिल किया वो जहाँ पे बना लिया और फिर वो अब वो तबाह भी होते हैं, फिर 2 साल बाद बना होता है।
तो अब ये है कि अब जो है ना लग में इसलिए ज्यादा रहा है कि हालांकि बलोचिस्तान ये KPK में इससे ज्यादा बारिशें होती हैं। अच्छा। लेकिन अभी जो है वो थोड़ी में भी है। फिर क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट बड़ा कर रहा है। सबसे ज्यादा जो है ना, मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा जो है क्लाइमेट चेंज का है। उस वक्त आपके बर्फ जो थी ना ऊपर पहाड़ी तोदे या वो नहीं मेल्ट होके आते थे, लेकिन अब जो है उनका इम्पैक्ट काफी ज्यादा बढ़ गया। हमारे वार्मिंग की वजह से वो उनका भी पानी काफी ज्यादा आता है। ये जो जितने भी हैं इनमें चाहे ये हमारा ये गिलगित बल्तिस्तान में भी हुआ है, देखे ना टेम्परेचर वहाँ पे काफी ज्यादा थे 1 अगस्त से लेके तकरीबन 10 अगस्त तक। तो वो उन चीजों ने बड़े बड़े तोदों को तो डिस्प्लेस कर दिया हुआ है, यानी जो बर्फ के खास तौर पे थे। और अब जो ही थोड़ा सा को उसको बारिश मिलती है या कोई जलजिला भी आता है ना, तो वो हिल के वो नीचे आ जाता है सारा सिलसिला। तो ये इन चीजों ने असल में ज्यादा इम्पैक्ट किया हुआ है। ठीक है। अच्छा मेहर साहब, ये भी बताइएगा कि ये जो 8वां स्पेल है, क्या ये मॉनसून का आखिरी स्पेल होगा या फिर इसके बाद भी मजीद स्पेल्स हैं? अच्छा, कितने स्पेल्स होंगे और क्या क्लाउड बर्स्ट का भी कोई खतरा हो सकता है मजीद? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये मॉनसून सीजन जो है ना वो तकरीबन सितंबर तक रहता है, यानी पूरा सितंबर भी बात गुजरता है। और इस वक्त भी अभी बारिशों का इम्कान जो है वो सितंबर में भी है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो लोग कहते हैं ना कि ये क्लाउड बस्ट या इसकी जो है ना फोरकास्ट नहीं होती। देखें, जब हम क्लाउड बस्ट इटसेल्फ कोई फिनोमेना नहीं है। अच्छा। ये माइक्रो सिस्टम होता है, यानी थोड़े से एरिया में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ होता है। हम जिस सिस्टम में फर्ज करें जी, हम कहते हैं ना कि जी यहाँ पे गरज चमक और शदीद आंधी का इम्कान है, तो वहां पे आप कह सकते हैं कि जी इम्कानात बन सकते हैं इसके वो क्लाउड बस्ट के। तो क्लाउड बस्ट एक्चुअली उन गरज चमक या इनका एक फिनोमेना है। तो फोरकास्ट हम इसका नाम लेके नहीं कर सकते, लेकिन इसके साथ एसोसिएटेड या जिनकी वजह से ये बनता है उनकी हम फोरकास्ट कर रहे होते हैं। उनकी फोरकास्ट कर रहे होते हैं और बर वक्त कर दी जाती है फोरकास्ट, लेकिन इकदामात में हम बहुत पीछे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महर साहबजाद खान, आपने इस वक्त जो मौसम तरीन सूरत हाल है उससे हमारे नाज़रीन को आगाह किया है। और जब बात कर रहे हैं हम कराची की, तो तफसीली बात कर लेते हैं। 3 दिन की बारिशों से तबाह हाल इंफ्रास्ट्रक्चर बदस्तूर शहरियों के लिए इम्तिहान बना हुआ है और कई सड़कों पर जमा पानी इदारों का मुंह चढ़ा रहा है। और वहां पर हम अगर देखें, सुपर हाईवे है, गुल हसन टाउन है, ताहाल ज़ेर-ए-आब है और कुरंगी कयूमाबाद चौरंगी से पानी की निकासी नहीं की गई है। सदर का इलाका है, लकी स्टार की सड़क भी तवज्जो की राह तक रही है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का वहां सामना है। उधर नाज़माबाद गार्डन और सोल्जर बाजार की सड़कें बरसाती पानी में बहकर मजीद टूट फूट का शिकार हो गई हैं। जी हाँ, कहीं पथरीले गड्ढे हैं तो कहीं कीचड़ ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर रखा है। एयरपोर्ट कब्रिस्तान के सामने टूटी फूटी और पानी में डूबी सड़क ट्रैफिक के लिए बंद पड़ी है। राहगीर और मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर है। ये सारी सूरत हाल है कराची की, जी इस पर हम बात करेंगे। नुमाइंदे साजिद रऊफ हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद, आप कैसे हैं? आप बताएं, ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। साजिद बताइएगा, इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और क्या सूरत हाल है शहर कायद की? कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ से अभी तक जो पानी है उसका निकास नहीं मुमकिन बनाया जा सका? ही ना, इस वक्त हम कराची के एक मसरूफ तरीन इलाका है कयूमाबाद, उस चौरंगी के नीचे मौजूद हैं। कराची में मूसलाधार बारिश 19 अगस्त को हुई थी। उसके बाद मज़ीद 2 रोज़ ये बारिश चलती रही, लेकिन जो बुनियादी और मरकज़ी बारिश हुई थी जिसे मूसलाधार बारिश कहा जाता है वो 19 अगस्त को हुई थी। 5 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक कराची में मामूलात ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सकी है। मुकम्मल तौर पर क्यों नहीं बहाल हो सकी, उसकी बुनियादी वजह ये बताता हूँ कि इंतज़ामिया की जानिब से दावे तो किए जा रहे कि उन्होंने शहर की मरकजी शाहराहों से पानी की निकासी कर दी गई है, लेकिन अब भी शहर के ऐसे कई इलाके मौजूद हैं जहाँ पर न सिर्फ मरकजी शाहराहों बल्कि गलियों मोहल्लों में अभी भी जो है बारिश का पानी मौजूद है। न सिर्फ बारिश का पानी बल्कि जो सेवरेज का पानी है वो भी मौजूद है। अब सूरत हाल ये है कि वो बारिश और सेवरेज का पानी अब कीचड़ में तब्दील हो गया है, जिसके बायस
शहरियों को अपने घरों से निकलना मुहाल बन गया है। घरों पे जाने के लिए जाना आना जाना, अगर वो किसी काम से बाहर निकलते हैं तो वापस घर जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तकरीबन 5 रोज के बाद आज कराची में स्कूल भी खुल गए हैं, लिहाजा जब आज सुबह बच्चे अपने घरों से निकले या उनकी वैन जो थी उनको लेने के लिए अपने घरों पर पहुंची तो कई घंटे कई मिनट जो है बच्चे अपनी वैनों में फंसे रहे। बदतरीन ट्रैफिक जाम हमने देखने में आया। अगर हम बात करें कि शहर की सड़कों की, तो शायद ही शहर की कोई ऐसी सड़क बची होगी जो मुकम्मल तौर पर दुरुस्त हालत में होगी। ज्यादातर सड़कें जो है वो टूट फूट का शिकार हैं। खासतौर पर अगर हम बात करें जिसमें जहांगीर रोड है, लियाकताबाद है, 3 हट्टी है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मुख्तलिफ इलाके हैं, स्कीम 33 से असफहानी रोड है और शहर की सबसे बड़ी और सबसे बुरी हालत में इस वक्त जो सड़क है वो यूनिवर्सिटी रोड, कराची यूनिवर्सिटी रोड जिसे कहते हैं वो है। अगर हम सफूरा से नीपा चौरंगी के लिए आएंगे तो हमें वो शायद ही 10 से 12 मिनट का सफर होगा, लेकिन आपको कम से कम 1.5 घंटा उस सड़क के ऊपर जो है वो सफर करना पड़ेगा। जगह जगह कई फीट यूनिवर्सिटी रोड के इर्द गिर्द तो बहुत गुंजान आबादी है और इस सूरत हाल में आपको पता है कि कराची में टैंकर्स का इस्तेमाल भी होता है, उसकी वजह से पानी की मौतली भी हो सकती है, बिजली की बंदिश भी हो सकती है। क्या सूरत हाल है आबादियों के इर्द गिर्द? देखें बिल्कुल, क्योंकि बुनियादी जो यूनिवर्सिटी रोड है उसके अतराफ बहुत बड़ी एक आबादी मौजूद है। गुलिस्तान जौहर के 1 से लेकर 9 तक के ब्लॉक हैं। फिर आपके अगर हम दाएं जानिब देखेंगे तो स्कीम 33 का एक बहुत बड़ा इलाका मौजूद है, सफूरा टाउन मौजूद है, उसके पीछे मलिर कैंट के इलाके मौजूद हैं। जो सारा ट्रैफिक वो यूनिवर्सिटी रोड इस्तेमाल करता है। साथ साथ गुलशन इकबाल के कुछ ब्लॉक्स मौजूद हैं जो कि वो रोड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सड़कों पर पड़ने वाले जो गड्ढे थे वो कई फीट गहरे हो गए, जिसके बायस न सिर्फ गाड़ियों को नुकसान पहुंच रहा बल्कि शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर वो अपने दफातर जाते हैं, किसी रोजगार पर जाते हैं तो उन्हें कई घंटे जो है वो उस ताखीर का सबब बनना पड़ रहा है। साजिद, यहाँ पे यूनिवर्सिटी रोड की आपने बात की, खासकर इसी की बात करते हैं, यहाँ पे तामीराती काम भी जारी था, वो कहाँ तक पहुंचा है? देखिए वो तामीराती काम जो रेड बस बन रही है वहाँ पे या जो उसका काम इंतहाई सुस्त रवि से हो रहा है। यही वजह है कि यूनिवर्सिटी रोड तबाह और बर्बाद हो गई है। अब हालिया दिनों में जब शहर की सड़कों को साफ करना चाहिए था, उन्हें क्लियर करना चाहिए था, यूनिवर्सिटी रोड की बदकिस्मती ये है कि उसको सर्विस रोड पर चलाया जा रहा है। अगर आप नीपा चौरंगी सफारी पार्क से आप नीपा चौरंगी की तरफ आएंगे तो मरकजी सड़क पर तो आप आ ही नहीं सकते। उसके साथ सर्विस रोड पर पूरा का पूरा ट्रैफिक जो है वो सर्विस रोड पर शिफ्ट कर दिया गया है। गड्ढे बन गए, गटर उबल रहे हैं, सीवरेज का पानी मौजूद है। कोई पुरसाने हाल नहीं है शहरी कायद का। सही कह रहे हैं साजिद रऊफ के पहले बारिश से सड़कें डूबी और फिर टूटी और अब शहरियों की लज़ियत बनी हुई है। आपका बहुत शुक्रिया, कराची से अपडेट कर रहे थे। कराची की सूरत हाल कुछ खास अच्छी नहीं है और आगे भी महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी किया है कि मजीद बारिशें भी होंगी, तो अल्लाह ही हाफिज़ है। अल्लाह ताला हिदायत दे इदारों को कि वो ज़रा अपना काम टाइमली कर लें, तो उससे सूरत हाल जो है वो बेहतर हो जाएगी। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाएगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जी अब आपकी मुलाकात करवाते हैं जूडो में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली मलाइका नूर से। लकी मरवत से ताल्लुक रखने वाली 20 साल पाकिस्तानी जूडो प्लेयर मलाइका नूर ने 52 किलोग्राम कैटेगरी के सेमीफाइनल में मेजबान उर्दन की रानेम अल जुजाजी को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया था। मलाइका नूर ने 3 मुख्तलिफ ममालिक की प्लेयर्स को शिकस्त देकर फाइनल तक रसाई हासिल की और पाकिस्तान के लिए सिल्वर मेडल जीता। ये कामयाबी न सिर्फ उनकी जाती जीत है बल्कि पाकिस्तान में खवातीन के स्पोर्ट्स और मार्शल आर्ट्स की तारीख में एक अहम संगे मील भी है। मलाइका 2024 में ताजिकिस्तान में होने वाली वर्ल्ड जूनियर जूडो चैंपियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुकी हैं और अब एक उभरती हुई जूडो स्टार के तौर पर पहचानी जा रही हैं। हमारी चैंपियन, हमारी जूडो प्लेयर हमारे साथ ही मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मलाइका, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन सिल्वर मेडल जीतने के लिए। दूसरा ये कि जब आपने मेडल जीता कैसे जज्बात थे, क्या महसूस कर रही थी पाकिस्तान का नाम सरबुलंद करने पर? जी बहुत शुक्रिया कि आपने मुबारकबाद दी और ये बहुत
मुख्तलिफ फीलिंग्स होती हैं जब आप मेडल जीतते हैं और अपने मुल्क के लिए और उधर पोडियम पे खड़े होते हैं, तो ये जज्बात सिर्फ आप अल्फाज में इनको बयान नहीं कर सकते कि आप कैसे फील कर रहे हैं या जो कुछ भी है। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी एजाज की बात थी कि मैंने एशियन लेवल पे मेडल जीता पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल, आपके साथ साथ ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है, आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अंडर 52 किलोग्राम कैटेगरी में ये जो आपकी कामयाबी है, इसके लिए आपने एफर्ट कितनी की, तैयारी कितनी की इसके पीछे? तैयारी तो बहुत लंबे अरसे से चल रही है, क्योंकि हम लोग रेगुलर ट्रेनिंग करते हैं इधर ही पेशावर में। ट्रेनिंग हम लोग अपनी नहीं छोड़ते, साथ में फिजिकल और मैच ट्रेनिंग दोनों जारी रखते हैं। ये इवेंट चूंकि हमें 2 महीने पहले से बताया गया था, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई सपोर्ट हासिल नहीं थी, तो हमें एंड टाइम तक पता नहीं था कि हम लोग जा भी रहे हैं या नहीं। लेकिन स्टिल मैं अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखी हुई थी मैंने। फिर एंड टाइम पे जब हमें पता चला, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया और उनके सपोर्ट की वजह से मैं गई और मैंने वहाँ पर जो अपना मकसद था उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब। मलाइका, क्या वजह है कि आपको पहले पता ही नहीं था, फाइट से पहले क्यों श्योरिटी नहीं थी किसी किस्म की कि आप लोग पार्टिसिपेट कर भी रहे हैं या नहीं? क्योंकि हमेशा जाहिर सी बात है फेडरेशंस की भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं और पीएसबी की तरफ से भी कोई वो नहीं था कि हम लोग प्लेयर्स को भेज रहे हैं या नहीं, तो इस वजह से हमें कोई श्योरिटी नहीं थी कि हम जा भी रहे हैं या नहीं, तो इस वजह से थोड़ा। लेकिन फिर भी मैंने अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखी हुई थी। फिर पार्शली हमें फेडरेशन ने सपोर्ट किया और जो आधे थे वो हमारे फ्रेंड्स ने हमें दिया, तो इस वजह से बिल्कुल एंड लास्ट वीक पे हमें पता चला कि हम लोग जा रहे हैं और हमारा सब कुछ कंफर्म हो गया है। इवन की एंट्रीज हमारी गई हुई थी, लेकिन जाहिर सी बात है टिकट फेयर और रहने सहना और उधर वो होटलिंग वगैरह सब कुछ वो एक्सपेंसेस हम पे आने थे, तो इस वजह से थोड़ा डिले था। लेकिन फिर जब एंड टाइम पे कंफर्म हुआ तो हमने ट्रेनिंग तो पहले से जारी रखी हुई थी और फिर एंड टाइम पे हमने और भी ज्यादा मेहनत शुरू की। बिल्कुल, थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट तो है इसमें, लेकिन वो ये कहते हैं कि आप कभी भी मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं होते, ऐसे इवेंट्स पर जाकर ही पता चलता है कि क्या सूरत हाल पैदा होगी। तो आपने 3 मुख्तलिफ ममालिक के प्लेयर्स को शिकस्त दिया और इन फाइट्स के दौरान आपको कोई बहुत मुश्किल लम्हा आया जिसमें आपको लगा कि अब मजीद आगे नहीं बढ़ा जा सकता? नहीं, ऐसा तो नहीं था। जो सेमीफाइनल फाइट थी जॉर्डन की लड़की जो थी, वो भी जॉर्डन की टॉप प्लेयर थी, तो उसके साथ जो मेरी फाइट थी वो थोड़ी टफ थी। जाहिर सी बात है, अपोनेंट प्लेयर है, वो भी ट्रेनिंग करके ही आता है, तो उसको थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल था, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कर लिया। जो कि फाइनल फाइट सऊदी अरब के साथ थी, उसके साथ भी मैंने बहुत अच्छी फाइट की, लेकिन जाहिर सी बात उनके साथ फैसिलिटीज थी बहुत ज्यादा। उनके पास फॉरेन कोचेज जो हैं जापान के और इलियासी अदीज जो कि जूडो का बहुत जाना माना कोच है, तो वो उनके साथ वो तकरीबन 7-8 महीनों से लगातार लगे हुए थे। और जाहिर सी बात है, जिनकी मेहनत ज्यादा होती है तो उनकी मेहनत रंग लाती है, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की। तो उसके साथ थोड़ा ये था कि मेरी फाइट मुश्किल थी, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्मूथली जा रही थी। ठीक है। अच्छा मलाइका, बताएं फ्यूचर प्लान्स क्या है? कौन सी ऐसी चैंपियनशिप है, कौन सी ऐसी फाइट है जिस पर आपकी नजर है और आपने अब उसमें पार्टिसिपेट करना है? आगे इस्लामिक गेम्स भी आ रही है, चूंकि अभी नेशनल गेम जो कि कराची में होनी थी कैंसिल हो गई, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि दिसंबर में होंगी, तो इंशाल्लाह मेरी यही मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं अपनी अच्छी परफॉर्मेंस और भी ज्यादा दूं। और आगे साउथ एशियन गेम्स भी आ रही हैं, तो इंशाल्लाह इसके लिए और भी मैं मेहनत करूंगी। इंशाल्लाह। साथ ये भी बताइएगा कि चूंकि आप इस फील्ड में हैं, कितना स्कोप देखती हैं पाकिस्तानी खवातीन के लिए कि वो इसमें आ सकते हैं? स्कोप तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान में गेम्स में क्रिकेट को ज्यादा स्कोप मिलती है। बाकी मार्शल आर्ट्स में MMA वगैरह इनकी भी स्कोप है, लेकिन उतना नहीं है जितना क्रिकेट वगैरह या बाकी 1-2 और गेम्स है जितना सपोर्ट किया जाता है। मार्शल आर्ट्स में इतना ज्यादा स्कोप है, लेकिन उतना सपोर्ट गवर्नमेंट नहीं करती। लेकिन अगर ये सेल्फ डिफेंस के तौर पे देखा जाए इसको, तो ये बहुत अच्छी गेम है, क्योंकि आजकल की जो हालात है तो उस लिहाज से लड़कियां अपने आप को डिफेंड कर सकती हैं। बिल्कुल ठीक, और हालात जैसे भी हों हमारी ख़वातीन को पता है कि कैसे लड़कर डटकर उनका सामना करना है। अच्छा मुझे ये बताइएगा मलाइका कि इस वैसे तो बहुत ही मुश्किल है जूडो और इसके लिए ट्रेनिंग की भी बड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आप दिन में कितनी देर ट्रेनिंग को देती हैं, दिन का वक्त, और फिर उसके बाद किसी इस तरह की चैम्पियनशिप के लिए आप तैयार होती हैं? नॉर्मली तो हम लोग 2 टाइम ट्रेनिंग करते हैं। फर्स्ट टाइम हम लोग जिम ट्रेनिंग करते हैं तकरीबन 2 घंटे पर। उसके बाद जाहिर सी बात है हमारी यूनिवर्सिटीज भी होती हैं, यूनिवर्सिटीज चले जाते हैं, उधर से आके फिर तकरीबन 3 घंटे मैट ट्रेनिंग होती है। लेकिन जब हमारे कैंप्स वगैरह लगते हैं किसी चैंपियनशिप वगैरह के लिए, तो तकरीबन सारा दिन हम लोग उधर हॉस्टल में ही रहते हैं। तो दो टाइम तो लाजमी होती है, लेकिन 3 टाइम हो जाती है ट्रेनिंग। बिल्कुल ठीक मलाइका, बहुत
बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी अचीवमेंट हमसे शेयर की और सिल्वर मेडल है, आपको कांग्रेचुलेशंस। और हम उम्मीद करते हैं कि आपके जो फ्यूचर एंडेवियर्स हैं उसमें भी आप बेहतरीन कारकर्दगी ही दिखाएंगी। मलाइका से हमारी गुफ्तगू हो रही थी। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कौमी हीरो से मुलाकात करवाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। आपको हमने बताया था कि ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कौमी हीरो से आपकी मुलाकात करवाएंगे। जनाब, ये वही कौमी हीरो हैं जिन्होंने अर्ली लोगों को बताकर उसके बाद बहुत सारे लोगों की जानें बचा ली थी। अंसार अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जिस तरीके से इन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया, और इनके साथ साथ मोहम्मद खान थे और अंसार अंजुम हैं और इसके साथ साथ वसीयत खान थे। इन्होंने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। इस्लामाबाद में ही मौजूद है, इससे पहले भी हमने इनका जिक्र किया और आप इस तारुफ के तो ये मोहताज ही नहीं रहे, पूरी कौम को पता है कि और ये वजीर आज़म से आज उनकी जो है मुलाकात भी होगी और इस हवाले से वो अपनी तकरीर में भी कह चुके हैं कि इनको खराज तहसीन पेश करते हैं। और आज इनकी जो काविश थी जिसकी वजह से बहुत से जो जानें बचाई गई हैं, अंसार अंजुम उसके हवाले से बताने के लिए हमारे साथ ही मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंसार, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम, आप ठीक हो ना? अंसार, सबसे पहले तो हमारी तरफ से, पूरी कौम की तरफ से हम आपको कहेंगे कि हमें बड़ा फख्र है आप पे, हम आपके मशकूर हैं। आप बताइएगा ये जो पूरा हालिया वाक़या हुआ, क्या एक्सपीरियंस किया आपने और किस तरीके से आपने लोगों को अलर्ट किया? जी सर, इस तरह हो गया ना कि रात 2:30 बजे या रात के 2:30 से तकरीबन 2:50 के दरमियान एक ख़तरनाक आवाज़ आ गया। तो उस आवाज़ को देखकर हम उठ गए। उठने के बाद ही देखा तो अंदर से एक आग के शोले और धुआं आसमान की तरफ निकलता था। तो फौरी मेरे जहन में ये आ गया कि अंदर झील था ना, तो वो झील फट कर आ गया। तो हम भाग गए। भागने के टाइम पे वो मोबाइल और एक टारिश था, उसका फिक्र किया। मोबाइल के ये फिक्र आया कि वो गाँव वाले लोग उससे नाले के साथ साथ गाँव वाले लोग थे, तो मोबाइल उससे फिक्र में ले गया। टारिश अपने साथ लेकर भाग गया। तो फौरी तौर पर हम बच गए। बचने के बाद ही देखा तो SCO का सिग्नल मौजूद था। वो फौरी तौर पर घर को कॉल किया। घर में अबू ने कॉल उठाया तो अबू को बताया इस तरह से अंदर से खतरनाक सैलाब आया है, तो जो गाँव वाले लोग हैं उनको कॉल करो, करीबी लोगों को इत्तला दे दो है। तो अंसार, ये बताइएगा कि आप लोग आपस में कोऑर्डिनेशन किस तरह से कर रहे थे, वसीयत, आप और मोहम्मद खान साहब? वो भी हमारे साथ था ना, मोहम्मद खान और वसीयत भाई भी हमारे साथ थे। तो हम सारे बस उधर भाग गए। भागने के बाद ही मैं अपना मोबाइल को नहीं छोड़ा था। मैंने अपना मोबाइल फौरी तौर पर मोबाइल जी में लिया और टारिश अपने साथ लेकर, रात का वक्त था ना, तो बस फौरी तौर पर ये फिक्र आया, गाँव का फिक्र मुझे आया। तो बस मैंने कॉल लगाया गाँव को, अबू को कॉल लगाया। गाँव में अबू था, तो अबू ने एक भाई भी था फौजी भाई, उसको भी बताया जल्दी से कॉल करो, जितने नंबर आपके पास भी है। अंदर से मैंने भी खुद और भाई लोगों को कॉल लगाया। बस अल्लाह के साथ शुक्र है, उस कॉल की वजह से एस्कॉम का सिग्नल मौजूद था। बस उस टाइम में वो लोग बच गए, एक जान भी ज़ाया ना हो गई। बड़ी खुशकिस्मती की बात है अंसार। एक तो आपकी हाजिर दिमागी की दाद देंगे हम, और दूसरा ये कि खुशकिस्मती की बात ये है कि उस टाइम सिग्नल्स भी आ रहे थे, वरना सिग्नल्स का भी बड़ा इशू रहता है वहाँ पे। अच्छा, ये भी बताइएगा कि गाँव में कोई शादी की तकरीब भी थी, किसी एक ही जगह पर काफी सारे अफराद इकट्ठे भी थे, तो वहां तक भी बर वक्त इत्तला पहुंचा दी गई? नहीं, शादी की नहीं, उधर ऐसा हो गया था ना, वो उसको भी मैंने कॉल किया था पहले, अबू के बाद उसको कॉल किया था। वो एक लड़का था, तो हमारा रिश्तेदार लगता है, उसने कॉल उठाकर अपने दुकान के सामान के पीछे गया। तो मैंने उसका एक भाई फौजी है NS में, GB में, चिलास में, उसको कॉल किया। तो वो कॉल उठाकर क्या हुआ भाई इस वक्त मैंने उसको बताया, भाई इस तरह आपका भाई ने कॉल उठाया, वो अपने बादाम और अपने कोई दूसरी चीजों के पीछे लग गया है, तो घर वालों को कॉल करो, भाभी या कोई और दूसरे का नंबर है। तो राइट, अंसार से राब्ता मुनक़ता हुआ। अंसार, आपको आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आपको आवाज़ आ रहा है। अच्छा, ये बताइएगा कि वहाँ पर गांव की क्या सूरत हाल थी? बताया जा रहा था कि वहाँ बहुत तबाहकारियाँ थी और आपने आंखों देखा हाल, अगर हमसे शेयर कर सकें।
हाँ, गांव तो सारे डैमेज में है, सिर्फ लोग बच गए, जाने बच गए हैं, बाकी गांव सारे डैमेज में है। उस गांव का पता ही नहीं है, एक दुनिया है उधर। आगे झील भी बन गया और एक झील की वजह से, एक गांव झील की वजह से डैमेज है और दरिया बंद हो। ठीक ठीक ठीक, खासी तबाही हुई है इंसार, आप दुरुस्त कह रहे हैं। अल्लाह ताला आसानियां करे हम सबके लिए। अच्छा, आज आपकी मुलाकात है वज़ीर आज़म साहब से। हर कोई तो नहीं मिल सकता बिल्कुल, लेकिन जो आपका कारनामा है उसके बाद तो उन्होंने खुद आपको दावत देकर बुलाया मुलाकात के लिए। तो बताइए कि क्या फीलिंग्स क्या है, और दूसरा ये कि क्या कोई गाँव के हवाले से भी कोई डिमांड रखेंगे सामने? हाँ, मैं तो ये उससे खुशी में हूँ ना, मुझे अल्लाह ने ऐसा एक ईमान दिया। उस वक्त मैंने अपने आप को संभाल कर, उस तूफान था, हर बंदे को नहीं था अपने आप को संभालने का, बहुत ही हालात होती थी। मैंने अपने आप अपना मोबाइल अपने साथ लिया, फिर गाँव को अबू को कॉल किया, तो अपना आप को संभाल कर फुल पावर के साथ कॉल किया। हर बंदा अपने आप को संभालने का चांस नहीं था, इतना जोर था वो, बिल्कुल जो सैलाब का अजाब था। फिर वो गाँव तो डैमेज हुई है। गाँव के लिए, गाँव के लोग के लिए, और गाँव में ना अस्पताल रह गया है, ना तालीमी कोई सिस्टम रह गया है, रोड भी आगे जो फंड तक जो लोग है वो भी इस टाइम में डैमेज में है, उनके लिए ना खर्चा मिलता है, ना गाड़ी मिलता है, बीमारी हो गई तो सब कुछ। हमारा गाँव भी इस वक्त डैमेज में है। वो गाँव के लोगों के लिए उड़ना बैठने के लिए, अभी सर्दी का मौसम करीब आया है, उनके लिए घर का कोई मसला नहीं है। अभी वज़ीर साहब के सामने ये बातें भी करना है कि उनके लिए कोई वो करे। बिल्कुल, कोई ना कोई उनके लिए भी बंदोबस्त जरूरी है। तो अंसार, फर्ज शनासी की उम्दा मिसाल है आप, और आपने जिस सिचुएशन में अपने फर्ज को खातिर में रखा है, उसकी मिसाल कम ही देखने को मिलती है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो इस तरह की मुश्किलात का सामना कर रहे होते हैं, उसमें किस तरह से अपने नर्व्स पे काबू रखें? बस मैं क्या करूं, अल्लाह का जो करम हुआ है मेरे ऊपर, बस अल्लाह खुद और मुझे ईमान दे दे और ऐसा काम आ जाए तो ईमान के साथ करने की तौफीक दे दे। मेरा कोई कमाल नहीं है, अल्लाह का कमाल है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंसार अंजुम। एक बार फिर से हमारा और पूरी कौम का सलाम है जी आपको, जिस तरीके से आपने हाजिर दिमागी से काम लिया और इतने ज्यादा लोगों की जानें आपने बचा ली। बिल्कुल, जो आप लोगों ने फर्ज शनासी और इसार की अजीम मिसालें वो देखने से ताल्लुक रखती हैं और पूरी कौम को आप पर फख्र है। अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पर। वेलकम बैक। 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज की बात करते हैं, जिसके लिए कौमी टीम की तैयारियां भरपूर जारी हैं और पाकिस्तानी टीम की आईसीसी ग्लोबल एकेडमी दुबई में भरपूर ट्रेनिंग हुई है। 3 मुल्की सीरीज 29 अगस्त से शुरू होगी। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने दुबई स्टेडियम में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि 3 मुल्की सीरीज और एशिया कप के लिए तैयारी अच्छी जा रही है। T20 फॉर्मेट में किसी भी टीम को आसान नहीं लिया जा सकता। और उधर हफ्ते के रोज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने एशिया कप में कौमी टीम से अच्छी कारकर्दगी की उम्मीद का इजहार करते हुए ये कहा है कि टीम पर बेजा तनकीद बंद करें और उन्हें सपोर्ट करें। हमारी टीम अच्छा खेल रही है और एशिया कप में भी बेहतर परफॉर्म करेगी। क्रिकेट में भारत के रवैये के हवाले से उन्होंने कहा कि भारत के साथ बराबरी की सतह पर ताल्लुकात रखेंगे। इंडिया के साथ बराबरी की बुनियाद पर बात होगी जब भी होगी, और यहाँ पे ये अब कोई नहीं रह गया कि हम उनसे मुज़ाकरात की भीख मांगे। वो टाइम गुजर गया। मेरा टीम में डालने और निकालने में 1% भी रोल नहीं है। डेफिनेटली अगर एक सिलेक्ट कर रही है टीम, मेरा ट्रस्ट है उनके ऊपर कि मुझे उम्मीद है कि वो सारे प्रोफेशनल और अच्छे लोग हैं और अच्छी टीम सेलेक्ट कर रहे हैं। उनके फैसले में कोई भी आता है, मैंने उनको ये कहा है कि जो भी फैसला करें मेरिट पे करें, मैं उसको सपोर्ट करूँगा। बाकी जो लॉट हमें अवेलेबल था हमने उसी को पॉलिश करके आगे लेके गए, और इंशाल्लाह अब हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नए से नए आएँ ताकि हमारे पास क्रिकेट में कंपटीशन ज़्यादा हो और अच्छे से अच्छे लोग आगे। अल्लाह ताला ने चाहा तो हमारी टीम बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगी। लड़के जो हैं वो बड़े हाई मोरल में हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जिस तरह वो मियामी में खेल के आए हैं वो यहाँ पे भी दुबई में भी खेलेंगे। सपोर्ट करें टीम को, टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। T20 वर्ल्ड कप से भी पहले ऐसी ही बातें सुनने को मिली थी, लेकिन हमने देखा कि हम अमेरिका से भी हार गए। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर ऑफ क्रिकेट मिर्जा इकबाल बेग मौजूद हैं, तो उन्हीं से इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। मिर्जा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे आप? गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अली, आपको और हिना दोनों को सुबह खैर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो सर ये बताइएगा कि कितनी संजीदगी से लेना चाहिए इस वक्त बीसीबी चेयरमैन जो बात कर रहे हैं कि जनाब आपको सपोर्ट करना चाहिए टीम को और टीम की कारकर्दगी अच्छी जा रही है।
अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि 2024 में 14 T20 इंटरनेशनल मैचेस में इन्होंने 25 खिलाड़ियों को आजमाया है और 11 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में 27 खिलाड़ियों को आजमाया है। तो आप आजमाते ही रहेंगे, टीम बन नहीं पा रही, कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा। अगर चेयरमैन साहब जिक्र कर रहे थे फ्लोरिडा का, फ्लोरिडा में पाकिस्तान एक T20 हारा भी और बाकी 2 जो जीता बड़ा क्लोज जाकर जीता। तो हमें अपनी टीम की कारकर्दगी को बेहतर बनाने की जरूरत है। तनकीद उसी वक्त होती है जब टीम की कारकर्दगी मायूस कुन होती है। सिलेक्शन कमेटी का कोई सरबराह है नहीं, सिलेक्शन कमेटी को कोई ओन नहीं करता कि कौन चीफ सिलेक्टर है, तो वो जो भी होता है वो ऐलान कर देते हैं। चेयरमैन साहब क्योंकि इतने मसरूफ हैं कि उनकी मसरूफियात की वजह से जो लोग क्रिकेट को चला रहे हैं वो बजाय इसके कि चेयरमैन साहब को सही गाइड करें, वो क्रिकेट को तबाही के दहाने की तरफ ये लोग लेकर जा रहे हैं। और इस बारे में सोचना होगा। अब अफगानिस्तान हमारा बड़ा टफ अपोनेंट साबित होगा, जो 29 अगस्त को हमारा पहला मैच है ट्राई सीरीज में। आप देखें अफगानिस्तान ने 4 वर्ल्ड क्लास स्पिनर रखे अपनी टीम में, राशिद खान, मुजीबुर रहमान, नूर अहमद और AM गजनफर जो बड़ा अनऑर्थोडॉक्स स्पिनर है। तो उनकी टीम हमारी जान को आ जाएगी। आपको याद है कि 2024 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी अफगानिस्तान पहुंचा, 2023 का 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप था, वहां उसने पाकिस्तान को हराया। तो पाकिस्तान के लिए लम्हे फिक्रिया है ये। बिल्कुल है और आप दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा मिर्जा साहब, हमने उस दिन भी स्क्वाड के हवाले से बात की थी, टीम तैयारियां कर रही है ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए। फ़खर जमान को हम देख रहे हैं दोबारा इंजरी के बाद वो टीम का हिस्सा बने और बाबर और रिजवान टीम का हिस्सा नहीं है। आप कैसे देखते हैं, क्या एशिया कप से पहले हम कुछ अच्छा आगाज़ कर सकेंगे इस सीरीज़ में? और जो स्क्वाड है आपको क्या लगता है किसको हिस्सा होना चाहिए और लाजमी तौर पर खिलाया जाना चाहिए? देखिए है ना, ये जो ट्राई सीरीज है ये पाकिस्तानी टीम की एक तरह से रिहर्सल साबित होगी फॉर द एशिया कप। डू और डाई सिचुएशन है। अगर पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करता है टीम का मोरल अप होगा। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान अफगानिस्तान से हारता है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा होंगी, क्योंकि देखें शिकस्त जो है वो यतीम होती है और जीत जो है वो कई खामियों को छुपा लेती है और जीत के बहुत सारे बाप होते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर आप यहाँ देखें पाकिस्तान के कॉम्बिनेशन को, यकीनन बाबर आजम की कमी तो इनको शिद्दत से महसूस होगी क्योंकि मिडिल ऑर्डर आपका इतना तगड़ा नहीं है। अब जिस तरह चेयरमैन साहब कह रहे हैं यंगस्टर्स को मौका मिलना चाहिए, लेकिन ये ना हो कि आए और चले जाएं, खिलाए और निकाल दें। जिस तरह मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि 14 T20 इंटरनेशनल मैचेस में 25 खिलाड़ियों को इन्होंने आजमाया। मेरे ख्याल में टीम का कॉम्बिनेशन देखें, साहबजादा फरहान फॉर्म में है, फिर खुशदिल शाह की वापसी हुई है। अगर आप बैटिंग लाइनअप को देखें, साइम अयूब है और दीगर जो प्लेयर्स हैं वो किस तरह परफॉर्म करते हैं। मोहम्मद हारिस हैं विकेट कीपर, जिन्होंने एक ही 100 करके वो बिल्कुल आसमान की बुलंदियों तक पहुंच गए। उसके बाद वो समझ रहे हैं टीम में उनकी जगह पक्की है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। माइक हैसन को सलमान अली आगा के साथ मिलकर लोग कप्तान पर भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या कप्तान की 11 रुकनी टीम में जगह बनती है। सलमान अली आगा और टेस्ट के बहुत जबरदस्त प्लेयर हैं, वनडे में भी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन क्या T20 में उनकी जगह बनती है? तो बहुत सारे सवाल हैं। ये एक बड़ा चैलेंज होगा माइक हैसन के लिए कि पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन बनाए। बिल्कुल। तो मिर्जा साहब कप्तानी की बात कर रहे हैं, कप्तान की बात हो रही है, तो हमें वनडे के कप्तान भी खतरे में दिखाई दे रहे हैं। आपको लगता है मोहम्मद रिजवान बरकरार रख सकेंगे अपनी कप्तानी का जो ओहदा है, या फिर टीम में भी जगह बनाने में कामयाब रहेंगे? बज़ाहिर अली, जिस तरह से चेयरमैन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वनडे कप्तान का फैसला भी सिलेक्शन कमेटी करेगी, तो अब मोहम्मद रिजवान को नविश्ते दीवार पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि बज़ाहिर यही लग रहा है। बात तो ये खबरें आई थी कि तीनों फॉर्मेट का एक ही कप्तान बना दिया जाए, सलमान अली आगा को, लेकिन अब कुछ लोगों ने ये खबरें देना शुरू कर दी हैं कि शायद चांद मसूद की जगह सऊद शकीर बन जाए और वनडे के कप्तान जो है वो सलमान अली आगा होंगे और T20 के तो वो हैं। तो इसका मतलब है कि रिजवान को हटाया जा रहा है। 2 सीरीज हम रिजवान की कप्तानी में जरूर जीते, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, हम न्यूजीलैंड में हार गए, हम यहाँ वेस्ट इंडीज में हार गए। तो रिजवान को 33 बरस के हो चुके हैं, अब उनके टीम के सिलेक्शन पर भी क्वेश्चन मार्क है। बाबर आजम में अभी क्रिकेट बाकी है ना, वो अभी मजीद खेल सकते हैं और बाबर आजम की आप देखिएगा वापसी में देख रहा हूं कि एशिया कप से पहले भी हो सकती है या एशिया कप के बाद हो सकती है। ठीक है। और मिर्जा साहब वैसे पीसीबी जराए जो हैं वो तरदीद भी कर रहे हैं ये कप्तानों की तब्दीली की जो खबरें हैं उसके हवाले से। अच्छा, जिस तरह से अभी आप बात ही कर रहे थे, रिजवान और बाबर का ही जिक्र कर रहे थे, तो जो बाबर आजम की जब हम बात करते हैं, ICC वनडे प्लेयर्स की जो रैंकिंग है अभी वो 2nd पोजीशन पर बरकरार रहे हैं, वो भी जारी हो गई है। आपको क्या लगता है जो बाबर का बैट पैच चल
रहा है, इसमें उन्हें सपोर्ट की कितनी ज्यादा जरूरत है और उन्हें कितना सपोर्ट किया जाना चाहिए? देखिए है ना, जरूरत तो बहुत ज्यादा है सपोर्ट की। उन्होंने मई 2015 में अपना इंटरनेशनल क्रिकेट कैरियर शुरू किया था बाबर आजम ने। ठीक है, उनका बैड पैच चल रहा है। उन्होंने आखिरी सेंचुरी जो 2023 का जो एशिया कप था नेपाल के खिलाफ बनाई थी मुल्तान में, उसके बाद से सेंचुरी नहीं बनाई उन्होंने। बैट पैच चल रहा है, लेकिन दुनिया भर के क्रिकेटर्स का आता है, बड़े बड़े बैट्समैनों का बैट पैच आता है। उस वक्त में उनको सपोर्ट करना चाहिए बाबर आजम को। ठीक है, बाबर आजम से गलतियां हुई हैं, कप्तान थे, कुछ खिलाड़ियों को, सिफारिशी खिलाड़ियों को, दोस्ती यारी को उन्होंने तरजीह दी, लेकिन एज अ प्लेयर आप ये डिनाई नहीं कर सकते कि बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं बन सकते। मुझे बताएं कौन सा सुपर स्टार है इस टीम में बाबर आजम के अलावा, कौन सा बैट्समैन है? तो वो बहुत बड़े मसाइल है बाबर के मेरे ख्याल में। आप देखें, और जो है ना आप कह रहे थे तरदीद, जब कहीं आग होती है तब धुआं निकलता है, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे तरदीद मतलब, और चेयरमैन साहब ने खुद कहा, चेयरमैन साहब ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कप्तान ओडीआई कप्तान का फैसला सिलेक्शन कमेटी करेगी। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। और मुझे लग रहा है कि ये शान मसूद की भी आप देखिएगा, उसको उसकी तनज़्ज़ुली हुई है डी कैटेगरी में। दुनिया में कौन से कप्तान डी कैटेगरी का होता है? मुझे लगता है उसको भी कप्तानी से हटाएंगे ये। और बाद लोग तो ये कह रहे हैं कि सलमान अली आगा चुके इस वक्त ब्लू आइड बॉय है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, तो वो जो है शायद तीनों फॉर्मेट के हो, वरना फिर सऊद शकील को ट्राई कर। राइट, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अभी आप मिर्जा साहब आप कह रहे हैं कि बाबर आजम जो है उसके हवाले से सपोर्ट बरकरार रहनी चाहिए, फैंस की तो है ही, साथ पीसीबी की भी होनी चाहिए। साहबजादा फरहान हम देखते हैं कि अच्छी फॉर्म में हैं और हम उन पर तकिया करके मैदानों में उतर सकते हैं। आपको बॉलिंग में कौन नजर आता है कि बॉलिंग में किस पर रिलायंस हमारी हो सकती है, रिलाय कर सकते हैं, जो हमें मैच जितवा सकते हैं? देखिए, इस वक्त तो शाहीन शाह अफरीदी एक ऐसा बॉलर है कि जो इंजरी के बाद 2022 में वो अनफिट हो गए, वो वापस आए, जिस तरह से 2018 में बिग बैंग के साथ वो इंटरनेशनल क्रिकेट में एंटर हुए थे। तो इस वक्त तो सीनियर मोस्ट बॉलर वही है शाहीन शाह अफरीदी। उसके अलावा अबरार अहमद है। अब ये जो आपके कोच है माइक हैसन, ये नवाज पे इन्हिसार करते हैं या फहीम अशरफ पे या दीगर पे, लेकिन इस वक्त मेन बॉलर हसन अली के पर भी इन्हिसार कर रहे हैं। इस वक्त मेन बॉलर जो है पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी हैं, उन्हें परफॉर्म करना पड़ेगा। वो परफॉर्म करेंगे क्योंकि उनका ये खासा है कि वो पहले ही ओवर में विकेट लेते हैं। 25-30 विकेटें वो T20 में पहले ही ओवर में ले चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन पर बड़ी नजरें और वही हमारा मेन वेपन साबित होंगे। ठीक है। अच्छा मिर्जा साहब, आगाज में भी हमने चेयरमैन पीसीबी का जिक्र किया, मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरह से कहा है कि जी टीम को सपोर्ट करें और तनकीद ना करें। आपने परफॉर्मेंस का फिर आगे जिक्र किया कि किस तरीके से ये आजमाते ही चले जा रहे हैं, और हर बार फिर ऐसा होता है कि हम एक सर्जरी का जिक्र सुनते हैं कि वो की जाएगी और उसके बाद से सब चीज़ें अक्सर तब्दील हो जाएंगी। आपको लगता है कि एशिया कप के बाद भी कुछ ऐसी ही खबरें हम सुनेंगे सर्जरी की ही? सर्जरी से पहले ही मरीज भाग जाता है तो सर्जरी कहां से होगी? और खुद सोचे आप कि हसन अली कहता है कि सर्जरी के लिए वो इक्विपमेंट नहीं है, सर्जिकल इक्विपमेंट नहीं है, सर्जरी कैसे होगी? तो बस ये तो सिर्फ दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो बस ये होता है कि सर्जरी होगी। 9 जून को पाकिस्तान हारा था ना इंडिया से लास्ट ईयर। तो अब आप देखेंगे 1.25 साल हो गए, कौन सी सर्जरी हुई, कौन सा मरीज जो है वो काबू आया? कोई मरीज काबू नहीं आया। बस ऐसे ही चलता नहीं मिला फिर मिर्जा साहब, ये भी तो है ना। नहीं, सर्जन कहाँ से मिलेगा? वो मसरूफ है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, और उनको जो मशवरा देते हैं वो छोटे उनके साथ वो असिस्टेंट्स हैं उनके, वो प्रॉपर सर्जन नहीं है, तो इसलिए सर्जरी नहीं हो पाती। जो मशवरा देते हैं वो अपने मफाद के लिए बात करते हैं, तो उससे क्या होता है? उससे क्रिकेट का ही नुकसान होता है और नाम बदनाम होता है। ना सर्जन मिल रहा है हमारी क्रिकेट को, ना साजिद मिल रहा है। ये आपने बड़ा सही कनेक्ट किया है। कुछ नहीं मिल रहा हमारी क्रिकेट को। लोगों की सिर्फ बस, लोग जो है ना बहुत दिल बर्दाश्ता हो गए हैं ना, अब नहीं देखना चाहते क्रिकेट जिस तरह की टीम की परफॉर्मेंस है। वरना एक वक्त था कि लोग दीवाने होते थे, अब तो लोग पूछ लेते हैं क्या रिजल्ट आया, बस इस हद तक सही है। तो साजन कहाँ से मिलेगा? ना सर्जरी मिलेगी ना सर, बिल्कुल। और मिर्जा साहब, जब इतनी जो है बातें हो रही है सर्जरी की, तो ये जो दिल का आर्जा जो हमारे फैंस को हुआ चला जा रहा है कौमी टीम की कारकर्दगी की वजह से, क्या मशवरा देंगे आप फैंस को और क्या मशवरा देंगे कौमी टीम को?
आप जाए, मैं कहता हूँ आप हार्ट स्पेशलिस्ट बन जाए, अली सैयद सर्जन आप बन के करें। लेकिन मशवरा यही है कि आप सब्र करें, और क्या टीम की परफॉर्मेंस में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। अब फैंस जो है बड़े दिल बर्दाश्ता तो है। बाबर आजम की तो आपको पता है कि पीआर भी उनकी जो कंपनी चला रही है, वो हर चीज उनकी आजकल वो दिखा रहे हैं कि जी वो दिन रात प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो पीआर भी उनकी अच्छी। लेकिन फैंस को सब्र करना चाहिए। सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि ट्राई सीरीज में क्या होता है, और फिर उसका नतीजा जो है वो असरअंदाज होगा टीम की कारकर्दगी पर एशिया कप में। अगर हम ट्राई सीरीज जीतते हैं, क्योंकि यूएई ने बांग्लादेश को भी हराया था मई में 2-1 से, और अफगानिस्तान की टीम तगड़ी है, मैं पहले बता चुका हूं। अगर हम ट्राई सीरीज जीतते हैं तो फिर हम एक बड़े मोरल के साथ जो है वो एशिया कप में उतरेंगे। और 14 सितंबर का सबको इंतजार है कि इतवार का दिन है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, सब लोग मुंतजिर है 14 सितंबर के। देखते हैं जी क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे। ओवरऑल क्रिकेट पर हम बात कर, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पर हम बात कर रहे थे। अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पर, आप कहीं आगे बढ़ते हैं, शामिल करते हैं अपना सेगमेंट निकले तेरी तलाश में, जिसमें आज तारड़ साहब के अवार्ड्स के हवाले से बात हो रही है। हाल ही में निशान इम्तियाज से उन्हें नवाजा गया है, क्या गुफ्तगू हो रही है, आइए सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। हर हफ्ते मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब हमारे साथ होते हैं और हम उनसे सवाल करते हैं। बहुत शुक्रिया तारड़ साहब, आपने ज्वाइन किया है। आप आज का जो मेरा सवाल है वो अवार्ड्स के हवाले से है, क्योंकि हाल ही में आपको निशान इम्तियाज़ मिला है। उससे पहले एक अवार्ड जो था एकेडमी ऑफ लेटर्स, गालबन पिछले साल की बात है, वो आपने लेने से इनकार कर दिया था, उसकी कुछ वजूहत आपने बताई थी। बट एनीवे अवार्ड्स जो हैं आपको काफ़ी मिल चुके होंगे। मैं ये जो आज का जो हमारा ये सेगमेंट है, इस हवाले से सिर्फ मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो जो पहला अवार्ड होता है उसकी अपनी खुशी होती है। एक ऐसा अवार्ड जब वो अनाउंस होता है आपके लिए, और आप हो सकता है कि आपकी रातों की नींदें उड़ जाएं, और जब आपको वो मिलता है अवार्ड तो आप बहुत बहुत दिन तक आपको बहुत ज़्यादा खुशी रहती है। वो कौन सा अवार्ड था जो पहला भी कहा जा सकता है और जिसने आपको बहुत ज़्यादा खुशी दी? मैं आपको बता नहीं सकता कि 91 में मुझे जब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला तो मुझे कितनी खुशी। ओके, सही। ख्वाहिश भी थी। अच्छा। और उसके बाद उसका एक जो ग्रैंडर था प्रेसिडेंट हाउस में, और तमाम आर्मी चीफ आ रहे हैं, पूरी कैबिनेट आ रही, वो भी हमारे तो ख्वाबों में ही आ सकता है ना। सही सही। तो वो मैंने बहुत इंजॉय किया, मेरे बच्चों ने भी इंजॉय किया, मैंने भी इंजॉय किया। और उसकी एक बेसिक वजह थी। बेसिक वजह ये है कि आप देखते हैं कि जो अवार्ड आपको मिल रहा है वो और किस किस को मिल रहा है। मैंने बाद में एक स्टेटमेंट दी कि ये अवार्ड वाला, ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस एक ऐसा सबल है जिसमें अरबी घोड़े और खच्चर साथ साथ बंधे होते, और मैं खच्चर हूँ। लेकिन हुआ ये कि उसके ऊपर भी प्रोटेस्ट हुआ। ओके। तो होता ये है कि अगर आहिस्ता आहिस्ता खच्चरों की तादाद में इजाफा होता गया, सुनाचे अगर आप घोड़े हैं भी तो खच्चरों के साथ रह के आप खच्चर ही हो जाएंगे ना। तो वो जो पहला अवार्ड था, आप इमेजिन कीजिए कि उसमें मुनीर नियाजी को, अरे क्या बात, मेरे फेवरेट पोइट, मुझसे बहुत सीनियर, नईर अली दादा, शकील एक्टर, बहुत बड़े एक्टर थे। उसके बाद परवेज मलिक डायरेक्टर, जी हाँ, अकेले ना जाना वाले, तारक अजीज, क्या बात। इस तरह 4-5 और नाम हैं फिल्म इंडस्ट्री से और टेलीविजन से, जिन्हें अमूइन अख्तर। तो उसमें आप कंफर्टेबल महसूस करते, ठीक है। चुनांचे डेफिनेटली आई वाज वेरी एक्साइटेड। अब जो मौजूदा अवार्ड है वो पाकिस्तान का, जिस तरह आपने कहा, सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। तो असल मसला ये है कि एज यू नो कि आई एम 86 ईयर ओल्ड, और ज़वाल पज़ीर एक बदन भी और रूह भी और थॉट नहीं, थॉट उसी तरह ज़रखेज़ है। सही। चुनांचे इस एज में जाके वो बाबा फरीद ने कहा था कि उठ फरीदा सुतिया तेरी दाढ़ी आया बूर, ते अग्गा नेड़े आ गया तो पिछा रह गया दूर। तो वो अग्गा जो है ना, आगा, वो नज़दीक आता चला जाता, और वो आपने एक क्रॉस करनी है बाउंड्री, मुंतकिल होना है दूसरे जहान में। वो एक बड़ा कड़ा मसला होता है, और आप ख्वाहिश करते हैं, दुआ करते हैं
कि उस मरहले से आप गुजर जाएं और यहाँ से वहाँ तक चले जाएं और गुजर ही जाएं। तो ऐसी सूरत हाल में ऐसा जो माइंडसेट होता है इंसान का, उसमें जो दुनियावी होते हैं इनाम व इकराम, उनकी कोई वक़्त नहीं रहती, वो पीछे रह जाती हैं। सिर्फ ये ख्याल आता है कि अगला मरहला तय करना। बहुत शुक्रिया तार साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी नए सवाल के साथ। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे आर्टिस्ट से जो स्क्रैप आयरन और रिसाइकिल शुदा धातु से ऐसे मुजस्मे बनाते हैं कि देखने वाला दंग रह जाता है। जी हाँ, स्क्रीन पर अभी कुछ ही देर में आपको मनाजिर भी दिखाएंगे, उनके जो हैरत अंगेज जो कारनामे हैं वो भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये इतने बड़े मुजस्मे हैं जो नकारा चीज़ों से तैयार किए गए हैं। वाकई ये तारीफ़ के काबिल हैं जो इस वक्त अभी आप देख रहे हैं। हम बात करें आजकल सोशल मीडिया पर जिनके काम और मुजस्मों का काफ़ी चर्चा है, मुकामी आर्टिस्ट हैं इस्लामाबाद के एहतशाम जदून साहब, जिनका काम आर्ट की दुनिया में अपनी मिसाल आप है। बल्कि इस बात का भी सबूत है कि जज्बा हो तो पुराना लोहा भी काम आ सकता है। ये सिर्फ आर्ट नहीं बल्कि उनके इजहार का एक तरीका है, और वो अपने अंदर गुस्से और बेचैनी को निकालने के लिए मुजस्मे पहले बनाते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ ये उनका शौक बन गया। एहतशाम के मुताबिक वो अपने मुजस्मे बगैर किसी स्केच के बनाते हैं, वो बस एक तस्वीर अपने जहन में बनाते हैं और फिर स्क्रैप मेटल के टुकड़ों को जोड़कर उसे हकीकत में बदल देते हैं। बाज़ औक़ात 25 या 30 फुट के बड़े मुजस्मे बनाने में उन्हें 2 से 3 महीने लग जाते हैं। अब तक एहतशाम डायनासोर, शेर, दरख्त, मुर्गा और आइबेक्स से मुजस्मे बना चुके हैं। वो चाहते हैं कि उनके मुजस्मों में हरकत यानी मूवमेंट भी शामिल हो सके। मजीद उनके इस शानदार और ज़बरदस्त काम के हवाले से उन्हीं से जानते हैं। एहतशाम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने से। आप बिल्कुल ठीक ठाक। एहतशाम, बहुत ही मुनफरिद काम है और इस काम का ख्याल आना भी एक अपने अंदर अपनी नौयत का एक मुनफरिद आइडिया है। तो कैसे आया ये ख्याल आपको? बेसिकली मैंने मुझसे जब पूछा गया कि आप इसको किस तरीके से आपको ये ख्याल आया, इंस्पिरेशन से आप, तो मेरे लिए देखिए एक्सप्रेशन हर इंसान में एक होता है कि वो एक्सप्रेस करता है हर तरीके से। तो मैंने इसको अपने अंदर इस तरीके से लिया कि मैं कुछ चीज क्रिएट करूँ जो मैं शुरू से क्रिएटिव था। पहले मैं मार्शल आर्ट करता था, मेरे साथ जो ट्रेनिंग करते थे वे लोगों के, मतलब मैं मतलब जो मेरा मैक्सिमम होता था, मेरा जो थ्रेशोल्ड होता था, मैं उधर तक गया। तो जब इसको मैंने स्टार्ट किया तो मेरा फैब्रिकेशन का काम था, तो मुझे लगा कि आई शुड यूटिलाइज माय टाइम के जिससे मैं कुछ भी क्रिएट करूँ। तो आई स्टार्टेड ऑफ विद अल्पाइन आइबेक्स, जिसको मैंने स्टार्ट किया था बनाना। इट वाज अ रैंडम थॉट, कोई इसमें वो नहीं था, बट मुझे इसमें मेरी पर्सनल अटैचमेंट इस तरह होगी कि मुझे लगता गया कि मैं अपने आप को इस, क्योंकि एक जो आप एक हिस्सा देख रहे हैं उसमें मेरी डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ हैं। कहीं पर मैं हैप्पी हूँ, कहीं पर मैं नॉट हैप्पी, यू नो, इट्स अ डेली रूटीन। कहीं पे आप खुश हैं, कहीं पे आप खफा हैं, कहीं पे आप एक्साइटेड हैं। तो वो मुझे रिफ्लेक्ट होता है मुझे मेरे काम पे। व्हेन आई लुक एट माय स्कल्पचर्स, बेसिकली वो तो मैंने इनिशियली तो ये मैंने अपने शौक के लिए किए थे, मैंने अपने लिए बनाए थे, सो दैट यू नो मैं अपने बच्चों को दिखा सकूँ, अपनी फैमिली को दिखा सकूँ, और वो देखते थे और वो बड़े अमेज होते थे, खुश होते हैं इनफैक्ट अभी भी। तो मेरे लिए तो एक आइडिया इट वाज टोटल रैंडम थिंग, और नेचुरली मतलब मैंने इसको स्टार्ट किया था विदाउट एनी एक्सपीरियंस। मैंने कभी इस चीज को ना अंडरस्टैंड किया था, ना मैंने देखा था, ना मैंने कभी इमेजिन किया था। अच्छा। बट नाउ सिंस अपने जज्बात का एक मुनफरिद तरीके से इजहार करना जो है वो आपने शुरू किया था। ये बताएं कि ये सफ़र आपका शुरू कब से हुआ, और एक जो मुजस्समा है इसको बनाने में वक्त आपका कितना लग जाता है, और जो अगर बात करें इसके सामान की तो वो आपको क्या क्या स्क्रैप जो है वो इकट्ठा करना पड़ता है, और फिर क्या आप पहले डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ यूटिलाइज होगी, या फिर बस बनाते बनाते जो चीज़ें आपके हाथ में आती हैं आप उनको यूज़ करते जाते हैं? ये बड़ा ट्रिकी सा प्रोसेस होता है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। मतलब पहले तो मुझे कोई नो हाउ मेटल की, मतलब मेटल इज अ फॉर्म जिसपे मुझे वो वैसे ही पसंद है, क्योंकि वो इट इज अ रॉ फॉर्म, मतलब इट इज समथिंग कि जिसको आपने हैंडल करना है और आपने अपनी स्ट्रेंथ से हैंडल करना है।
तो जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि मतलब मैंने कुछ सोचा है और मुझे कुछ चीज पसंद आई है दुनिया में कहीं से भी, और मैंने उसको सोचा है कि मैंने इसको बनाना है। तो फिर इसका प्रोसेस ये होता है कि मैं जो कलेक्शन होती है ना मटेरियल की, ऑब्वियसली ये कॉस्टली होती है। स्क्रैप जो मैंने पिक किया है वो मेटल फॉर्म में है, स्क्रैप तो हजारों किस्म की फॉर्म में हो सकता है, बट मैं स्पेसिफिकली मेटल में जाता हूँ। और कलेक्शन बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, वो मैं खुद कलेक्ट करता हूँ। लोग के पीछे मुझे जाना पड़ता है, तो मतलब ऐसी ऐसी जगहों पे जाना पड़ता है जहाँ पे आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैं मतलब एक रिसेंटली एक जगह पे गया था जहाँ पे एक दरख्त था बड़ा सारा, नेचुरली बहुत पुराना दरख्त था, और उसके इर्द गिर्द बिल्कुल एहतशाम से राब्ता मुनक़ता हो। अपने जो काम के हवाले से वो बता रहे थे, और ख़ासकर जो एक जुमला कहा जाता है ना अपना लोहा मनवाना, तो ये एहतशाम अपना लोहा मनवा रहे हैं अपने काम के ज़रिए। एहतशाम एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम बताइएगा, सबसे पहला मुजस्मा आपका कौन सा था, और कोई इन मुजस्मों के ख़रीदार भी आपको मिले? बिल्कुल, इनके जो मेरे पास जो क्लाइंट है वो मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि मुझे मेरे जानने वालों ने, दोस्तों ने, फैमिली ने मुझे कहा कि आप इसको मार्केट करो। तो मैंने जब इसको मार्केट किया तो अमेजिंगली इसका मुझे कोई ऐसा रिस्पॉन्स आया है कि जो मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँ। स्पेशली जो लोग हैं अक्रॉस द बोर्ड, मतलब पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी लोग जिस तरीके से मेरे साथ कनेक्ट कर रहे हैं, जिस माइंडसेट के लोग हैं, वो मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग है। और मैं इतना ग्रेटफुल हूँ मैं अपनी ऑडियंस से कि जो मुझे काम मेरा देख रहा है, और जो मैं अपने फीडबैक अपने सोशल मीडिया के ऊपर पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद पढ़ रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं इन चीजों को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो आई एम सो एक्साइटेड, मतलब लोगों की फीडबैक को स्पेशली मैं बहुत ज्यादा पसंद कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों को पसंद आ रहा है। तो आई होप के लोग एंजॉय कर रहे हैं इसको, और बहुत सारी चीजें जो पाकिस्तान देखने वाला है इंशाल्लाह। मेरे प्लेटफॉर्म से मैं पाकिस्तान को ऐसी चीजें दिखाने जा रहा हूँ जो उन्होंने इमेजिन नहीं की। अच्छा, तो बिल्कुल मतलब जो ये काम भी हमने इमेजिन नहीं किया हुआ था एहतशाम, जो आपने करके दिखा दिया है। हमें पाकिस्तानी आयरन मैन भी देखना है, क्या आप बना सकते हैं? मैंने पाकिस्तानी मैंने बेसिकली मैं जो आपके प्लेटफॉर्म से कहना चाहता हूँ, मैंने जो ऑपरेशन जो रिसेंटली पाकिस्तान ने इंडिया की जो बैंड बजाई थी, उस ऑपरेशन को मैं कैप्चर करना चाहता हूँ। मेरे दिमाग में एक ड्रीम है जो लार्जर स्केल के ऊपर मैं, मतलब आई विश कि मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जिसके ऊपर मैं नेशनल स्केल के ऊपर इसको म्यूजियम की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकूँ। मतलब वॉर की इमेज है, और मैं उस पर इमेजिन करता हूँ कि मैं उसको कन्वर्ट करूं थ्रू अपने फॉर्म ऑफ आर्ट। अरे जबरदस्त है कि वो कितना ही जबरदस्त हो जाएगा। अच्छा एहतशाम, ये बताइएगा कि अभी तक कितने आपने मुजस्समे बना लिए हैं? मैंने काफी सारे बना लिए हैं जी। अभी तो कुछ सोशल मीडिया के ऊपर आए हैं, कुछ नहीं आए जो पाइपलाइन में चल रहे हैं, जो स्ट्रक्चर में जाते जा रहे हैं। ये प्रोसेस होता है एक स्कल्पचर का मिनिमम आप कर सकते हैं कि 2 से 2.5 महीने, मुझे डिपेंडिंग अपॉन के इसका स्केल कितना है। तो अगर स्केल इज 20-25 फुट का स्केल है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको 2 महीने 3 महीने में चलूँ। और स्पेसिफिक इसकी ऑडियंस है अक्रॉस पाकिस्तान, जो डेवलपमेंट सेक्टर है, जो इसके अलावा जो सेक्टर्स हैं, जो बिजनेस टू बिजनेस लोगों के रिलेशन होते हैं, उसमें ये फॉर्म ऑफ आर्ट इज गोइंग टू बी अ मेजर पार्ट, जो ये प्ले करेगा रोल इंशाल्लाह। मैं पाकिस्तान में स्क्रैप मेटल को रिवाइव कर रहा हूँ लार्जर साइज में, जो इस स्केल पे मैं ये स्ट्रक्चर लेके आया हूँ। इट इज वन ऑफ इट्स काइंड। मैंने एक दरख्त बनाया जो पाकिस्तान में ऐसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब इट इज 25 फीट हाइट में, 25 फीट रेडियस में, वन ऑफ इट्स काइंड। मतलब अगर आप इसको दुनिया में कहीं पे देखेंगे तो इट विल हैव एन इम्पैक्ट ह्यूज। बिल्कुल, इसकी वैल्यू, इसकी मार्केट। और देखें, मेरा जो पर्पज है, इट्स अ ड्रिवन पर्पज। इसमें एक ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि जो हमारी कम्युनिटी में वो लोग जिनके बारे में कुछ सोचता नहीं है, जिस तरह मेरे स्केल में तो जैसे वेल्डर्स हैं, जैसे हेल्पर्स हैं, इनकी कोई लाइफ, जिस तरह की लाइफ में ये लोग हैं, और जो मैंने इनको करीब से देखा है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं मतलब आप प्रोविंशियल लेवल पे एक ऐसा इकोसिस्टम हो जिसके ऊपर हम इन लोगों को ऑन बोर्ड लें और इसको ओवरसीज सेल करें। इसका बहुत बड़ा पोटेंशियल है
बाहर की मार्केट को, इसको मैंने स्टडी किया है, इसके ऊपर मैंने रिसर्च किया है, और इसका पोटेंशियल पाकिस्तान से बाहर अमेजिंग है। पाकिस्तान की ऑडियंस के लिए तो मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ। बिल्कुल ठीक, वो जो चीजें इंशाल्लाह। राइट एहतशाम, जबरदस्त आइडियाज हैं आपके और आपका काम भी बेहतरीन है, हम देख ही रहे हैं, और जो देखता है वाकई एक इम्पैक्ट रखता है ये आपका काम। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और एहतशाम का काम हमने आपको दिखाया है, ये बहुत और मैसिव लेवल पर इसको फैलाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, और उन लोगों की मदद करना चाहते हैं जो इनकी मदद कर रहे हैं। तो एक बेहतरीन आइडिया है, एक इकोसिस्टम वाकई डेवलप होना चाहिए। ब्रेक के बाद आ रहा हूँ। वेलकम बैक। शो के आखिरी हिस्से में आपके फेवरेट ड्रामों की अपडेट के साथ हम मौजूद हैं। एंटरटेनमेंट की दुनिया में होने वाला है एक और नया हंगामा। ये हंगामा होगा धुनों के साथ, और हंगामा भी होगा, धुन भी होगी, और साथ में कहानी भी। लगता है कि पूरा मोहल्ला हिलने वाला है। अली, आप सस्पेंस किल ना करें। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट ने मेरा मोहल्ला मेरी कहानी का टीजर 2 जारी किया है, वो देखते हैं। ये मोहल्ला एक हंगामा है, यहाँ मनमर्जियों का ठिकाना है, और कोई पागल कोई दीवाना है, यहाँ हर दिन नया एक फसाना है, और मुझे अपने पीछे किसी और के, इनकी महफिल में उल्लू से आना है। ये तेरे मेरे नखरे करते रोजाना झगड़े, क्या जीना ऐसे यारा मुहाल हो गया। काली काली जुल्फों के पीछे सारे पड़ गए, जरा देखो कैसा कमाल हो गया। देखिए जनाब, धुने ही धुने, और हर सुर के साथ खुलेंगे मोहल्ले के राज भी। और जो लोग टीजर का इंतजार कर रहे थे जनाब, हमने दूसरा टीजर भी शेयर कर दिया आपके साथ। आप देख रहे हैं कितना शानदार टीजर है, और स्टार कास्ट मौजूद है इस वक्त, तो देखना मत भूलिएगा। आपको हैरान कर देगा, मजेदार। अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा इस टहकार के लिए। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर आप इसे देख सकेंगे। अभी हम आपसे चाहेंगे इजाजत, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।